रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, किसी भी मीडियम की लाइट को बेंड करने की पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, म्यू। और आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपके लिए अभी उसमें एन से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे रिप्रेजेंट किया गया है? तो एनसीईआरटी में एन से रिप्रेजेंट करा गया है। वैसे आगे आगे जैसे तुम आओगे तो आगे 12th में आता है, 11th में नहीं आता ये, तो वहाँ म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, ठीक है। म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या है, हमने ये देखा रिफ्रैक्शन में कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पाथ से तो बैंड होती ही है। कब? जब वो अगर नॉर्मल टू द सरफेस ना जाए। अगर नॉर्मल टू द सरफेस जाएगी तो बैंड नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों से कभी कभी पूछ लेते हैं कि हमेशा होती है, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल टू द सरफेस जाती है तो नहीं होती, अदरवाइज़ होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट अपने पाथ से कितना ज़्यादा बैंड करेगी या कितना कम बैंड करेगी। दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ तो ये हमें बताएगा कि कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा रेयर है या कितना ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक्चुअली जितना ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा मीडियम कैसा होता जाता है, डेंसर। जैसे हमने बोला किसी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है या 1.5 है और किसी का है 2, तो जो 2 वाला मीडियम होगा वो 1.5 वाले से ज़्यादा डेंसर होगा, ठीक है। यानी कि उसमें लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली जो म्यू होता है वो हमें बताता है अगर किसी रेस्पेक्ट में चल रहा है। किसी के रेस्पेक्ट में कैसे? जैसे दिस इज़ मीडियम 1, दिस इज़ मीडियम 2। अब लाइट हमारी आ रही है फर्स्ट मीडियम से। कहाँ से आई? फर्स्ट मीडियम। तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल बना वो फर्स्ट मीडियम में बना। अब यहाँ आके लाइट की स्पीड हो जाती है चेंज और लाइट बेंड हो जाती है टूवर्ड्स टू द नॉर्मल। तो ये हमारा आर। हमने कहा यहाँ लाइट की स्पीड थी v1 और इस मीडियम में थी v2, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल ने कितना बताया था हमें कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो कांस्टेंट जो रेशियो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में ये हमें वेलोसिटी का भी रेशियो बताता है। क्या बताता है? वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। तो ये भी म्यू बताता है। क्या बताता है? v1 अपॉन v2। अब तुम सोचो कि v1 में हमारी लाइट की स्पीड वही थी जो स्पीड ऑफ लाइट है, या चलो इसे हम दूसरी तरह से समझते हैं कि v1 हमने मान लिया 4 और v2 हमने मान लिया 2। कम हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? 2 आया। भाई हम v1 अपॉन v2 करेंगे तो 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 2। लेकिन अगर v2 हमारा और कम हो जाता, मतलब कम थोड़ा लेस होता, कितना हो जाता हमारा? कहीं 3। सही है। अब वेलोसिटी कम चेंज हुई। पहले 4 से कैसे हो रही थी? 2, ठीक आधी हो गई थी। अब हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो गई? थोड़ी कम चेंज हुई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 आएगी या 2 से कम आएगी? तो ये हो जाएगा 1.33। इतना आया। इसका मतलब क्या है बताओ? पहला वाला मीडियम ज़्यादा डेंसर था या दूसरा वाला? पहले वाला ज़्यादा डेंसर था। समझ में आया? क्योंकि उसने वेलोसिटी को जस्ट हाफ कर दिया, ठीक है। तो अब सवाल है कि जब लाइट अपनी मीडियम चेंज करती है तो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, या वेलोसिटी किन किन फैक्टर से मिलके बनी है। तो हमें पता है कि वैसे तो हम इसे रे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर लाइट वेव फॉर्मेट में होती है। कैसे होती है? वेव फॉर्मेट। तो जो वेलोसिटी हमने वेव में पढ़ी है, 9th में आपने साउंड पढ़ा होगा, तो जो वेलोसिटी पढ़ी है वो आपने ये पढ़ा है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। यानी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी वही फ्रीक्वेंसी
यहाँ होगी। तो फिर इन दोनों फैक्टर में से कुछ तो चेंज हो रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है भाई। वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी, इससे और इससे। हमने कहा इन दोनों में से या तो दोनों चेंज हो रहे होंगे या कोई एक चेंज हो रहा होगा। चेंज होना तो ज़रूरी है, तभी तो वेलोसिटी बदलेगी। वेलोसिटी बदल रही है, वो हमें पता है। तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वेवलेंथ इज़ द ओनली फैक्टर दैट चेंज। ठीक है, तो वेवलेंथ चेंज होती है। तो जब मीडियम में लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहती है, पर वेवलेंथ चेंज होती है। तो वेवलेंथ को हम जो है डिनोट करते हैं लैम्डा से, किससे? और फ्रीक्वेंसी को तुम्हारे 10th लेवल तक तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वरना इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये तो म्यू है और ये न्यू है, ठीक है। तो तुम एफ से ही रिप्रेजेंट कर लो। तो v इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा एफ, लैम्डा एफ। अगर हम यहाँ देखें तो हमने कहा लैम्डा 1 क्या था? वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम, और फ्रीक्वेंसी तो ऐसी रहेगी, अपॉन लैम्डा 2 क्या था? वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, और फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगी। तो एफ से एफ कैंसिल। तो हमारा जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तीन चीज़ हमें मिली, v1 अपॉन v2, लैम्डा 1 अपॉन या साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो जब आपको दो मीडियम फर्स्ट और सेकंड दिए हैं तो इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका माना जाएगा? तो देखो जो लाइट को मोड़ रहा है, लाइट कहाँ से आ रही है? फर्स्ट मीडियम से। लाइट को मोड़ कौन रहा है? सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सेकंड मीडियम का। लिखते कैसे हैं? इसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1। समझ में आया? और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो, अगर मान के चलो यहाँ पे तो था मेरा गिलास, क्या था? और यहाँ नीचे है मेरा वाटर। तो लाइट कहाँ से जा रही है? गिलास से वाटर में जा रही है। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? वाटर का या गिलास का? वाटर का होगा। किसके रेस्पेक्ट में? गिलास के रेस्पेक्ट में। सही है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा रेस्पेक्टिव टर्म में चलता है। अगर हम यहाँ पे वाटर की जगह एयर ले लें या कुछ और ले लें तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेगा। अगर हमने वाटर की जगह क्या ले लिया? डायमंड ले लिया, तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी टर्म में होता है? रिलेटिव टर्म होता है दूसरे मीडियम की। तो फिर एक होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने कहा ये तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आया गिलास के रेस्पेक्ट में, तो फिर एक्चुअल कितना होगा हमें कैसे पता चलेगा? वाटर का अपना एक्चुअल कैसे है? तो हम मान लेते हैं लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से। तो हम फर्स्ट मीडियम को क्या बना देंगे? एयर। तो अगर फर्स्ट मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चाहिए, उसमें हम लाइट जो लेके आ रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं? जस्ट एयर से लेके आ रहे हैं या वैक्यूम से लेके आ रहे हैं, तब हम उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है। तो म्यू एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो फिक्स है, तो हम इसे लिखेंगे c। लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। तो ये फॉर्मूला होता है। सही है? समझ गए? ये क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस और एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। कौन सा मीडियम? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए आपको। क्लियर है? ठीक है। अब अगर हमारे पास दो मीडियम है, देखो हमने कहा यहाँ पे देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। मीडियम 2 क्या है हमारा? वाटर। मीडियम 1 का गिलास। सो ये कितना आया? हमने कहा v1 अपॉन v2। अच्छा, अब अगर कोई कहने लगे गिलास का चाहिए मुझे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे लाइट को। अब हम लाइट को अगर इधर से भेजें, रिवर्सिबिलिटी तो पड़ी है, रिवर्सिबिलिटी पड़ी,
तो रिवर्सिबिलिटी जब पढ़िए तो ये हो जाएगा, इधर से जा रही है लाइट और इसमें जा रही है, तो हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब कौन मोड़ रहा है लाइट को, फर्स्ट मीडियम मोड़ रहा है ना, जा कहाँ से रही है, वाटर से। तो हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, क्या लिखेंगे, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, सही है। और वैसे अगर देखें तो इंसिडेंट एंगल अब R हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव एंगल अब हमारा I हो जाए, भाई यही तो होगा, रिवर्स हो गया जस्ट, सही है। सपोज करो पहले ये 45 था, ये 30, तो अब ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, समझ रहे हो। तो V2 अपॉन V1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन V1 अपॉन, लिख सकता हूँ ऐसे, सोच रहे हैं बच्चे, ऐसे नहीं लिख सकता भाई, डिवाइड यहाँ है, इक्वल यहाँ है, तो ये V2 घूम के तो वैसे भी ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा, करते नहीं है ऐसे, इक्वल से देखा करो। अगर इक्वल को मैं यहाँ लगा दूँ तो V2 फिर इसके साथ आएगा, अगर इक्वल का साइन मैंने यहाँ लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये V2 फिर ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ आएगा, V1 के पास, समझे। लेकिन मैंने इक्वल लगाया यहाँ, यानी ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या V1 अपॉन V2, तो V2 घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इसीलिए मैंने V2 अपॉन V1 को 1 अपॉन V1 अपॉन V2 लिख दिया। V1 अपॉन V2 किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत काम आता है। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू, रिवर्स हो जाता है जस्ट, क्लियर है। जब इसके क्वेश्चन आप करोगे, जब इसके आप क्वेश्चन करोगे तब हम जो है, खोल दे, हो गया, जब इसके क्वेश्चन हम करते हैं तब ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है। चलो इसमें इतना ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना ही है, बट एक चीज़ है, तुम लोग, इन बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, पर ध्यान से सुन लो। पता क्या चलेगा, टेंसर है ये पेयर, अगर टुवर्ड्स दिन हो जाएगा तो वो टेंसर है। एक तो तरीका ये है कि अगर टुवर्ड्स टू द नॉर्मल मुड़ी तो मीडियम कैसा, डेंसर है, और उसमें ये भी पता चल जाता है कि अगर R I से कम है इसका मतलब मीडियम कैसा, डेंसर, और अगर R I से ज़्यादा है तो मीडियम रेयरर। ये दो चीज़ें तो ऐसे हो गई। और ये भी तरीका है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर, जिसका कम वो रेयरर। समझ में आया, ऐसे हम पता करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है जो बच्चों को समझ में नहीं आती, इसमें इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा कि ये तो था वेलोसिटी के टर्म में, जब हम V1 अपॉन V2 लिख देते हैं, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दे रखा हो, उसने हमें दे रखा हो कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, हमने कहा μ1, मुझे भी एक गिलास में पानी देना, और हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, हमने कहा μ2, क्लियर। अब वेलोसिटी नहीं दी, उसने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, ऐसे निकाल के वाटर का निकाला और ग्लास का निकाला, तो उसने हमें दो का दे दिया कि गिलास का तो भैया देखो इतना है और वाटर का इतना है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू, तो देखो जिसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं उसको हम डिवाइड में डाल देते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में, तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो इसको अगर हम उस μ1 की टर्म में लिखें तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, समझ में आया। कब, जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हों, ठीक है, क्लियर है। अगर वेलोसिटी दी है तो सीधा V1 अपॉन V2 करो। V1 क्या है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, V2 क्या है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, सिंपल है, क्लियर। चलो
अब हम पढ़ते हैं आपका लेंस। हाँ, इसको लिख लो। देखिए पानी लेके आए। करके देखो। अभी नहीं है साबुन? अभी नीचे से लाना पड़ेगा फिर तो साबुन। बैठो 15 मिनट अभी। साइन करवा लिया मेरे पापा के अकाउंट नंबर सब कुछ चीज, कभी जाके चेक जानना तुम्हारा। क्या हो गया? क्या गांव के क्या नाम स्कूल के वो दे रहे हैं आदमी और एक्टिविटी में स्कूल का क्या दे रहा? पैसा लुटेंगे में। चलो हो गया ये? मैं बताऊं हनुमान चालीसा का मतलब? शांत बैठ जा वहाँ जाके। चल शांत बैठ जा वहाँ जाके। तेरी सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है। अभी तक तो नहीं है, शांति थी। मैंने तुझे कई दिन से बता शांत हो जा, बाद में बोल लियो। अबे तो कहन दे, क्यों तू क्यों मचल रहा है? अब शांत हो जाओ। देखो लेंस, तो लेंस क्या है? लेंस बेसिकली एक कर्व्ड सरफेस होती है जिससे अगर लाइट पास हो तो या तो वो कन्वर्ज होगी या वो डाइवर्ज होगी। एक्चुअली हमारे पास 3 तरह के सरफेस होते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, सिर्फ 3 तरह के। पहला होता है प्लेन सरफेस जिसे हम बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं? स्लैब। और जब लाइट स्लैब से पास होती है तो वो लेटरली शिफ्ट हो जाती है, यानी कि ओरिजिनल से पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। पहले एक था आपके लिए सिलेबस में, अब नहीं है। कहने का मतलब है जैसे ये आपकी ग्लास स्लैब है, तो जब लाइट इसमें से पास होगी इस तरह से, उसको जाना तो ऐसे था लेकिन वो आपको यहाँ दिखाई देगी, यानी पैरेलली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ओरिजिनल रे है इंसिडेंट वाली, और ये कौन सी है? इमर्जेंट रे। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है। दरअसल ऐसे गई, ऐसे मुड़ के और ऐसे आ गई, ओरिजिनल से पैरेलल शिफ्ट होती है यहाँ पे इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? ये तो वो है जब लाइट हमारी प्लेन सरफेस से पास हो। दूसरे आते हैं स्फेरिकल सरफेस, जो कि हमारे क्या हैं? लेंस। क्या है? लेंस। तो लेंस में जब लाइट पास होती है या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। तो लेंस हमारे इस तरह का सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो अगर लाइट इससे पास हो रही है तो ये क्या कर देगा? इसको कन्वर्ज। क्या कर देगा? और अगर इससे पास हो रही है तो ये क्या कर देगा? डाइवर्ज। ठीक है,
और तीसरा सरफेस होता है हमारा इंक्लाइंड सरफेस। कौन सा सरफेस? इंक्लाइंड। जो कौन है हमारा? प्रिज्म। प्रिज्म कैसी सरफेस होती है? इंक्लाइंड सरफेस। इससे जब लाइट पास होती है तो वो किधर मुड़ती है? बेस की तरफ। कैसे मुड़ती है? तो ये 3 केस समझ लो आप। पैरेलल स्लैब से पास होगी तो पैरेलली शिफ्ट हो जाएगी। जो नॉर्मल तुम्हारे ग्लास वगैरह होते हैं उनमें से पास होती है तो ऐसा होता है। लेंस में से पास होगी या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज, वो डिपेंड करेगा कौन सा लेंस। और इंक्लाइंड सरफेस यानी प्रिज्म से पास होगी तो किधर मुड़ेगी? बेस की तरफ। ये 3 केस हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस। तो लेंस की डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? किसी को कोई आइडिया है? व्हाट इज अ लेंस? सबने पढ़ा लेंस? लेंस तो सबने पढ़ा है। तो व्हाट इज अ लेंस? टाइप नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज अ लेंस। सर कोई 2 मिरर को चिपका के बनता है लेंस। मिरर को? लेंस को नहीं तो लेंस में मिरर का कोई यूज़ नहीं है। मिरर को ये मिरर तो एक साइड पॉलिश्ड होती है, लेंस की पॉलिश्ड होती है कोई साइड? नहीं होती। वो बीच में रह जाता है ना, वो चिपका देता है। तो अगर बीच में भी पॉलिश्ड होगा तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा वहाँ से लाइट को, आर पार कैसे जाएगी? दिस इज लेंस। दिस इज लेंस। इसमें बता मिरर कहाँ दिख रहा है तुझे? हटा दिया। यानी कर्व्ड सरफेस है सिर्फ। ओनली क्या है? कर्व्ड सरफेस है। तो मिरर सॉरी लेंस इट इज़ ए कर्व्ड सरफेस। which converge or diverge जब इससे लाइट पास होती है तो या तो इसे कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा लेंस है। कर्व्ड सरफेस होता है। अगर कर्व्ड सरफेस नहीं है तो फिर हम उसे लेंस नहीं बोलेंगे। एक सरफेस कोई सा भी कैसा होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। आप लोगों ने लेंस के केस में ये पढ़ाई कि या तो इस तरह का होगा या फिर अपोजिट होगा। ठीक है, या तो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। जरूरी नहीं है, ये बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव है। ठीक है, चलो इतना डीप में हम जा नहीं रहे, अब हम मेन उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते किसके बारे में? तो हमारे पास 2 तरह के हैं लेंस। जैसे हमारे पास 2 तरह के मिरर थे, पहला था कॉनकेव, दूसरा था कॉन्वेक्स। सही है, तो यहाँ पे चीज़ें सब सेम रहेंगी, बस कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे वहाँ पर हमारा कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था? कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस हमारा हो जाएगा मिरर हमारा कॉनकेव जो था वो कौन सा था? कन्वर्जिंग था। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। सही है, तो मिरर और लेंस में कुछ समानताएं हैं। तो ये देखो, मिरर और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? लेंस। और ये हैं इसके टाइप। तो मिरर हमारा ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। कौन सा है ये? कॉन्वेक्स। और लेंस ये वाला कौन सा है? कौन सा लेंस है? कॉन केव। ठीक है, देखो इसमें ये लाइट आई, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आई, टकरा के कैसे चली गई? डाइवर्ज हो गई ना। इसने भी डाइवर्ज किया, डाइवर्ज किया। और अगर इसमें लाइट इधर से आ रही होती तो ये भी क्या करता? डाइवर्ज करता। तो दोनों कैसे हैं?
डाइवर्स। टाइप कैसा हुआ इनका? डाइवर्जिंग। कैसे हैं? डाइवर्जिंग। समझ में आया? अच्छा, मिरर हमारा ये कौन सा है? कॉनकेव। और ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो, अगर इस पर लाइट रे इस तरह से आ रही है, ये लाइट रे आ रही, तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा? इस तरह से। क्या कर रहा है? कन्वर्ज। और अगर इस पर लाइट इस तरह से आ रही है तो ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ज करेगा। तो ये दोनों कैसे हुए? तो सबसे पहले इस गलतफहमी को मिटा लो। बच्चे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कन्वर्जिंग की बात आई तो लेंस तो कॉन्वेक्स होगा लेकिन मिरर कॉनकेव होगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना, इस चीज़ को। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। जैसे हमने मिरर के केस में जब रे डायग्राम पढ़े थे तो कितने पढ़े थे? कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही थे, सही है? तो इस लेंस के भी केस कितने होंगे? 2। ये कैसी इमेज बनाता था? हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये भी हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? तो कुल मिला के ये डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग भाई भाई, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग भाई भाई, ठीक है? सही है? ऐसे ही कॉनकेव के कितने केस थे? 6। इसी तरह से कॉन्वेक्स के भी कितने होंगे? 6 केस होंगे। यानी इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे होंगे? सेम। ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बनाता था और रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाता था। तो ये ही वो सेम केस इसके रहेंगे। तो कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग ये दोनों भाई भाई, ठीक है? समझ में आया? तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लिख लेते हैं, कल रे डायग्राम हम पढ़ेंगे, ठीक है?